बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे अब्बू को फौत हुए 6 माह गुजर चुके थे। मेरी माँ जवानी में ही बेवा हो गई। जब अम्मी मुझे लेकर नानी अम्मा के घर जाने लगी तो चचा ने हमें रोक लिया और अम्मी से कहा था कि आप मेरे मरहूम भाई की बीवी हैं, आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तब से चचा मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते। वो अपनी बीवी से ज्यादा मेरी अम्मी पर मेहरबान थे। यही वजह थी कि चाची मेरी माँ पर हमेशा शक करती कि उनका मेरे चचा से कोई चक्कर है, और फिर चची ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। सारे घर के काम हम माँ बेटी से करवाती और चची हम दोनों को बातें भी सुनाती। चची कभी भी हमारे काम से मुतासिर नहीं हुई थी। उसने हमेशा ही कीड़े निकाले। कभी कहती कि ये ठीक नहीं तो कभी कहती कि वो काम बिगाड़ दिया है। ऐसे में मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई। ऊपर से चची की 2 बेटियां और 1 बेटा भी हमारे लिए इम्तिहान बन गए। वो भी सारा दिन मुझे और अम्मी को कामों में मसरूफ रखते थे। इस घर में वाहिद हमारा एक ही सहारा था और वो था हमारा चचा। चचा मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल रखते, मगर चच्ची से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ था, चचा मेरे और अम्मी के लिए अलहदा फ्रूट लाते थे और अपने बच्चों के लिए अलग से लाते, मगर चच्ची हमसे वो फ्रूट तक छीन लिया करती थी। वो कहती थी जब हमारा खाना पीना एक साथ है तो ये अलहदा फ्रूट लाने का रवाज नहीं डालना चाहिए, और फिर हमें फलों के छिलके देखना ही नसीब होते। मैं मशीन लगाकर कपड़े धोने लगती। जब वापस आई तो अम्मी सेहन की सफाई करके कमरे में जा चुकी थी। मैं उनकी टांगे दबाने लगी, तब चच्ची आ गई और कहने लगी, कोमल फिर से लेट गई हो, किचन कौन देखेगा? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आज बच्चों को कौरमा बिरयानी खाने को दिल कर रहा है और तुम इधर लेटी हुई हो। मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। ये बेबसी की इंतहा थी। अम्मी कहने लगी, फौजिया आज तबीयत ठीक नहीं है। चच्ची एकदम चीख पड़ी। वो कहने लगी, कोमल हर वक्त तुम बीमार रहती हो। मेरा तो जी करता है तुम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दो, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने मेरे शौहर पर क्या जादू कर रखा है जो तुम लोगों को वो इस घर से जाने ही नहीं देता। मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को अपने घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त न करूं। अम्मी उठी और किचन में चली गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं चच्ची से पूछूं कि आपके अंदर हसद आखिर कब खत्म होगा। दरअसल जब मेरे अब्बू हयात थे तो वो खूब कमाया करते थे। मेरे चचा से ज्यादा मेरे अब्बू की आमदनी थी। हमने अच्छा खाया और अच्छा पहना था। ये सब देखकर चची हसद का शिकार होती रहती। तब हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी तो अब इसी सदमे से बाहर नहीं आई थी। चच्ची ने बड़ी होशियारी से अब्बू का बिजनेस चचा के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है कि मैं और अम्मी तो अपने हवास में ही नहीं थी। अब्बू का कारोबार डूबने वाला था तो चचा ने इसे संभाल लिया। अब चचा हर महीने आमदनी लाकर मेरी अम्मी के हाथ में रख दिया करते थे और कहते थे कि भाभी ये आपका माल है, आपको इसको जिस तरह इस्तेमाल करना है आपकी मर्जी। चचा अपना काम छोड़कर अब्बू का बिजनेस संभाल रहे थे। अम्मी चचा को अच्छी खासी तनख्वाह देने लगी। ये सब देखकर तो चची का दिल जल कर रह गया कि मेरा शौहर अभी भी बस एक तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह काम कर रहा है। चची ने चचा और अम्मी पर शक करना शुरू कर दिया। अब वो रोज चचा से लड़ने लगी कि तुम अपनी भाभी कोमल पर इतने मेहरबान क्यों हो, जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन अम्मी ने चची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा था कि खुदा के वास्ते ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाला करो कि मुझे मेरी बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक दिन चचा ने साफ साफ कह दिया कि अगर फौजिया तुमने ये बात करना ना छोड़ी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर चची डर गई। उसके बाद उन्होंने फिर कभी ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकाले, मगर दिल में जो शक एक बार बन गया था वो भी खत्म होने वाला ना था। इसलिए चची ने अम्मी और मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चची ने तो चचा को इस कदर अपनी मुट्ठी में कर लिया कि जो महीने भर का खर्च लाकर अम्मी के हाथ में रखते थे उन्होंने वो भी देना छोड़ दिया था। यानी अब हमारे बिजनेस पर चचा और उसके बच्चों का कब्जा हो गया। मेरी चची के दिल में चोर था जिसकी वजह से मैं और मेरी माँ बुरे दिन काट रहे थे। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। मैंने सोचा कि मैं चचा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी अम्मी के इलाज के लिए चंद पैसे दे दें। जब रात को चचा घर आए तो मैं उनके पास चली गई और उनसे कहा, चचा
आपसे बहुत जरूरी बात करनी आई। चचा कहने लगे हाँ बेटी कहो क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। आप मेरी अम्मी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाऊँ। चचा कहने लगे ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। उस वक्त चची हम दोनों की बातें चोरी छुपे सुन रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी वाह अमजद, मेरे लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं, लेकिन अपनी भाभी के लिए पैसे फौरन से निकाल रहे हो। चचा कहने लगे तुम्हारे कपड़े जूतों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम कभी बीमार पड़ी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। लेकिन तुम कैसे बीमार पड़ोगी, तुम तो सारा दिन बिस्तर पर लेटी अपनी भाभी और उसकी बेटी पर हुक्म चलाती रहती हो, उनसे काम करवाती रहती हो। बीमार तो वो इंसान होता है जो मुशक्कत करता है। चच्ची ने जब चचा के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनका रंग फक होकर रह गया। वो कुछ कहे बिना ही उस कमरे से बाहर निकल आई। चचा ने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि अपनी अम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना। मैंने चचा का शुक्रिया अदा किया और अपने कमरे में आकर सारी बात अम्मी को बता दी। अम्मी कहने लगी शुक्र है तुम्हारे चचा को अपनी बीवी की करतूतों का इल्म तो हुआ। मैंने कहा जी अम्मी, मुझे भी इस बात की तसल्ली है। अम्मी कहने लगी बस मैं चाहती हूँ कि मेरी और तेरी इज्जत इस औरत से महफूज रहे, ये कुछ भी कह सकती है। मैं बोली अम्मी चची सारा दिन हमें बेइज्जत करती है, इससे बढ़कर और क्या करेंगी। अम्मी कहने लगी ऐसी औरतें बहुत कुछ कर लेती हैं, तुम क्या जानो। मैंने अम्मी से कहा छोड़े इन बातों को, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं सुबह आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। रात में और अम्मी बहुत सुकून से सोई, इस बात से बेखबर कि आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह कुछ यूं हुआ कि मेरी आंख किसी के दरवाजे पीटने की वजह से खुल गई। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने चच्ची खड़ी थी। वो मुझे खूनख्वार नजरों से देख रही थी। पीछे ही चचा भी चले आए। चची कहने लगी तुमने अपने चचा के पैसे चुराए हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली नहीं चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। चचा ने खुद ही कल रात अम्मी के इलाज के लिए 10,000 रुपए दिए थे। चची कहने लगी बस बस ज्यादा बातें मत करो, मुझे कमरे की तलाशी लेने दो। चचा भी पीछे खड़े सब कुछ देख रहे थे। चची ने हमारे कमरे की सारी चीजें उल्ट पुल्ट करना शुरू कर दी और जब उन्होंने हमारी अलमारी खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। चची ने अलमारी में से अपने सोने के जेवर निकालकर हवा में लहराए थे। वो कहने लगी कोमल, मेरे सोने के जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहे हैं। अम्मी तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ चची के सामने जोड़ दिए और कहने लगी फौजिया, मुझे इल्म नहीं कि ये कहाँ से आए हैं। चची कहने लगी अगर तुमने नहीं रखे तो इसका यही मतलब है कि तुम्हारी बेटी ताहिरा जेवर लेकर आई है। अम्मी कहने लगी ना तो मैं चोर हूँ और ना ही मेरी बेटी चोर है। चचा आगे बढ़े, उनके माथे पर शिकन थी। वो कहने लगे अगर तुम दोनों माँ बेटी चोर नहीं तो मेरी बीवी के जेवर यहाँ क्या कर रहे हैं। चची ने अलमारी की फिर से तलाशी लेना शुरू कर और फिर चचा का वॉलेट निकाल कर हमें दिखाया। वो कहने लगी ये वो वॉलेट है जो मैं और मेरा शौहर सुबह से तलाश कर रहे हैं। मुझे 100% यकीन था कि जब रात को ताहिरा हमारे कमरे में आई थी तो यही लेकर गई होगी। मुझे तो पता है तुम दोनों माँ बेटी के हाथ में बड़ी सफाई है, इस तरह चोरी करते हो कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। मगर अमजद कहाँ मानने वाले थे। वो कहने लगे कि ना मेरी भाभी चोर है और ना मेरे भाई की बेटी चोर है। मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे साथ चलो और आकर तमाशा अपनी आंखों से देख लो। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों माँ बेटी हमारी चीजें लेकर यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना बैठी थी। चचा का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो कहने लगे मुझे आप दोनों से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चची कहने लगी मैं अब मजीद इन दोनों चोरनियों को अपने घर में नहीं रख सकती। चचा चुप रहे। चची कहने लगी मैं अभी पुलिस को फोन करके इनको हवालात में बंद करवाती हूँ। चचा कहने लगे नहीं, ऐसा हरगिज मत करना, जैसी भी हैं ये दोनों मेरे भाई की निशानी है। चची के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी अमजद आज भी आप इन दोनों की ही तरफदारी कर रहे हैं। चचा जब चुप रहे तो चची कहने लगी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भाभी और भाई की बेटी को पुलिस के हवाले ना करूं तो इन्हें घर से निकाल दो, मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। चचा का चेहरा उतर गया। वो आगे बढ़े और अम्मी से कहने लगे भाभी अब बात चोरी तक आ गई है, अगर आपने और ताहिरा ने इस तरह की हरकत ना की होती तो फौजिया की कभी मजाल ना होती कि आपको इस तरह से घर से निकल जाने का कह। गलती अब आपकी है और आपकी बेटी। मैं फौजिया को मना नहीं कर सकता, हमारी बेहतरी इसी में है कि आप इस घर से चली जाएं ताकि मेरी बीवी आपको पुलिस के हवाले ना करे। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी। वो आज जिंदगी में पहली बार चचा के सामने बोल रही।
वो कहने लगी, अमजद जिस घर में तुम रह रहे हो ये मेरे शौहर ने बनाया है। एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो हद पार कर चुके हो। तुमने मेरे शौहर के घर पर कब्जा किया है, मैं चुप रही। तुमने मेरे शौहर का सारा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया, मैं तब भी चुप रही। तुम्हारी बीवी ने मुझसे और मेरी बेटी से मुलाजमों की तरह रवैया रखा, हमसे पूरे घर के काम करवाए। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं और मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जाएंगे। मेरे घर से निकल जाओ। मेरी अम्मी की आवाज बहुत गर्जदार थी, मगर चचा कहने लगे, भाभी आप किस खुशफहमी में रह रही हैं? अगर मैंने आपके शौहर का बिजनेस न संभाला होता तो क्या वो इस मुकाम पर होता, बल्कि वो कब का डूब चुका होता और आप ये घर बेचने पर मजबूर हो जाती। आपके पास छत भी न रहती। आप दोनों माँ बेटी पहले भी चोरी करती रही। मैं हमारा बहुत सा पैसा गायब है, यकीनन वो आपने चोरी किया होगा। ये बातें सुनकर चच्ची आगे बढ़ी और उन्होंने पुलिस का नंबर मिला लिया। वो कहने लगी कि आप हमारे घर आ जाए, हमारे घर में चोर हैं। चचा कहने लगे, भाभी आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हैं, अब आप अपनी बेटी का ही सोचें। बेहतरी इसी में है कि आप ये घर छोड़कर चली जाएं। आपको नहीं पता कि थानों में क्या सलूक होता है। चचा ने अम्मी को इस कदर डरा दिया कि वो अपने और मेरे 2 जोड़े बैग में रखकर मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो। मैं और अम्मी बेबसी की इंतहा पर पहुँच गई थी। दिल था कि गम से फट जाता। दुख इस बात का नहीं कि हमें हमारे हक से महरूम किया जा रहा था, क्योंकि जब से अब्बा मरे थे हमें कभी हमारा हक मिला ही नहीं था। अब तो असल परेशानी इस बात की थी कि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं था। अम्मी कहने लगी, ताहिरा अब हम कहाँ जाएंगे? जब से अब्बू हमारी जिंदगी से गए थे, चची ने हमें किसी से मिलने की जुलने ही नहीं दिया था और ना ही किसी से राब्ता रखने दिया था। अगर अम्मी की कोई दोस्त होती तो हम उसके घर चले जाते। यूं ही चलते चलते रात होगी। हम अपने शहर से दूर आ गए, मगर कोई भी ठिकाना हमें ना मिला। मैं खामोश थी और अभी अम्मी भी खामोश थी। फिर रात हो गई। मर्द हम तन्हा औरतों को अजीब नजरों से देखने लगे। तब अम्मी कहने लगी, ताहिरा हम क्या करें? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। हम आगे पहुँचे तो हमें एक ज़ेरे तामीर घर नजर आया। अम्मी कहने लगी, ये जगह रात बिताने के लिए अच्छी है, सुबह हम कहीं निकल जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आ जाएं, हम इसी घर में चलते हैं। मैं और अम्मी इस ज़ेरे तामीर घर में दाखिल हो चुके थे। शुक्र था कि वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं था। मैं और अम्मी जमीन पर ही बैठ गए। अम्मी की आंखों से आंसू निकलते रहे। वो कहने लगी, ताहिरा मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मी आपका कसूर नहीं, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इन लोगों से हिसाब लेगा जो हमें इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार है। अम्मी खामोश रही और मैं और अम्मी एक दूसरे के सामने बैठी थी। खौफ के मारे ना तो मुझे नींद आ रही थी और ना ही अम्मी को। मैंने महसूस किया कि अम्मी कुछ बेचैन सी हैं। वो उठकर खड़ी हो जाती, कभी बैठ जाती। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है अम्मी? अम्मी थक गई हैं क्या? अम्मी ने नफी में सर हिला दिया और तब मैंने महसूस किया कि अम्मी का पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। उनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। मैं बोली, अम्मी क्या हो गया है आपको? आप आंखें खोलें। मगर अम्मी ने मुझे कोई जवाब न दिया। वो बेसुध जमीन पर गिरी थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से अम्मी के नब्ज को टटोला। वो अभी भी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरी अम्मी दिल की मरीजा हैं और डॉक्टर ने ऐसे हालात में अम्मी को जुबान के नीचे रखने वाली गोली का कहा था। मेरे पास इस वक्त वो गोली मौजूद ना थी। मैंने अम्मी को वहीं पर लटाया और खुद भागते हुए बाहर निकल गई। मैं जल्द से जल्द करीबी फार्मेसी में पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से अम्मी के लिए गोलियां लेकर आऊं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर मुझे यकीन था कि ऐसे हालात में अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैं भागती जा रही थी और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे 2 आवारा लड़के लग चुके थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो कहने लगे कि तुम यहाँ से भागकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास फरार होने की कोई भी राह नहीं। ऐसा करो कि रुक जाओ, हमें मत थकाओ। मैं उनकी बातें सुनकर मजीद डर गई और अपनी दौड़ मजीद तेज कर ली, मगर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। वो भी मेरे पीछे ही भागते आ रहे थे। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और साथ ही साथ दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी माँ बीमार है, मुझे इन लोगों से बचा ले। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, टांगे कांप रही थी, मगर वो लड़के तो मेरे पीछे ही आते जा रहे थे। तभी मुझे सामने कब्रिस्तान नजर आया। वो कब्रिस्तान देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं रात के इस पहर कब्रिस्तान में दाखिल नहीं होना चाहती थी, मगर
अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ गया। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गई और मुझे उम्मीद थी कि ये आवारा लड़के यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि रात के इस पहर लोग कब्रिस्तान जाने से डरते हैं। मगर ये देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो दोनों लड़के मेरे पीछे कब्रिस्तान भी आ गए। अब यहाँ मुझे बचाने वाला कौन था? तभी मुझे एक टूटी हुई कब्र नजर आई और इन आवारा लड़कों की नजर से ओझल होने के लिए मैं इस टूटी हुई कब्र में उतर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अभी मरने वाली हूँ और मुझे इन लड़कों के कदमों की आवाजें आती जा रही थी और साथ ही साथ वो एक दूसरे से हम कलाम भी थे कि अगर ये लड़की मिल गई तो इसको हमने छोड़ना नहीं। ये बातें सुनकर तो मैं मजीद घबरा गई। फिर दोनों लड़के कब्रिस्तान में तलाशी करते रहे, लेकिन मैं इन्हें कहीं न मिली तो वापस चले गए। मैं अपनी सांसें बराबर करने लगी। जब मैं कब्र से बाहर आने लगी तो मेरा हाथ किसी शय पर पड़ गया। मैं उछल गई। ऐसा लगा शायद किसी मुर्दे पर मेरा हाथ पड़ गया है, मगर पूरे चांद की रोशनी में मुझे नजर आया कि ये एक सफेद कपड़े में कोई चीज बंधी हुई थी। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जब इस कपड़े को खोला तो इसमें मुझे ढेरों जेवरात नजर आए। इतने जेवरात देखकर तो मैं दंग रह गई। जेवरात के साथ चंद कागजात भी पड़े हुए थे और कुछ पैसे भी। मैंने वो उठाए और कब्रिस्तान से निकल गई। अब तो सुबह हो गई थी, मुझे कोई डर नहीं था, लेकिन अम्मी की फिक्र सता रही थी। मैं उसी जगह वापस गई जहाँ रात को मैं अम्मी को छोड़कर आई। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर दो औरतें मौजूद थी जो अम्मी का ख्याल रख रही। मैं आगे बढ़ी तो देखा कि अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। मैं बोली, आप कौन है? वो दोनों औरतें बोली, हम दोनों यहाँ से गुजर रही तो हमारी नजर इस औरत पर पड़ी। ये औरत दर्द से तड़प रही थी। मैंने पूछा क्या माजरा है, तो इसने अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था। मैं सारी बात समझ गई। मेरा भी दिल का मसला है। मुझे भी डॉक्टर ने जुबान के नीचे गोली रखने की हिदायत दी थी जो मैं हर जगह अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैंने वो निकाल कर इसके जुबान के नीचे रखी तो अल्लाह के फजल से अब ये बेहतर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक अल्लाह इंसान की ऐसी जगह से मदद करता है जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होता। अम्मी की हालत बेहतर हो चुकी थी। मैंने इन दोनों औरतों का शुक्रिया अदा किया और अम्मी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। अम्मी कहने लगी, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? मैं बोली, अम्मी आप चुप रहे। मैं अम्मी को अपने साथ होटल में लेकर चली गई। एक अच्छा सा कमरा मैंने बुक करवाया। अम्मी कहने लगी, इस कमरे के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तब मैंने अम्मी को सारा माजरा सुनाया और उनके सामने वो गठरी खोल कर रख दी। हमने जब वो कागज खोले तो इस पर जो तारीख लिखी हुई थी इसको देखकर हैरान रह गए। ये जेवरात किसी ने 70 या 80 साल पहले हिफाजत के लिए कब्र में छुपाए थे। जाहिर सी बात है कि अब इन चीजों का मालिक तो गुजर गया होगा। तब अम्मी कहने लगी, अब हम ये चीजें रख सकते हैं। फिर हमने वो जेवरात बेच दिए। वो इतने ज्यादा महंगे बिके कि हमने अपने लिए नया घर ले लिया। तब अम्मी कहने लगी कि मैं अपने साथ बुरा सलूक करने वालों को माफ नहीं करूंगी। अम्मी ने कहा कि मैं चचा और चची पर केस करना चाहती हूँ और तुम्हारे अब्बू की सारी जायदाद इनसे वापस लेना चाहती हूँ। अम्मी ने चचा और चची पर केस किया और पैसे देकर एक अच्छा सा वकील रख लिया। फिर कुछ अरसे में ही हम ये केस जीत गए। हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल गई और चचा भी जेल के सलाखों के पीछे चले गए। हमने इनसे अपना घर वापस ले लिया। इनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चची अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई और सुनने में यही आया था कि उनके मायके वाले भी चची और उनके बच्चों के साथ वही सलूक करते हैं जो चची ने मेरे और मेरी अम्मी के साथ किया था।